जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए मैं पटना से प्रकाशित होने वाला जितना भी अखबार होता है, वो सारे अखबारों का कंपाइलेशन में एक साथ एक जगह पे मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे, एनालिसिस होंगे, वो सारे के बारे में मैं बताता जाऊंगा और न्यूज़ समरी भी मैं इसके साथ में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ है, बिहार में कम है एनएच। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की भागीदारी मात्र 4.04% है। ठीक है, जिसमें ये बताया जा रहा है जो वर्ष 2005 में देश के कुल एनएच में बिहार की भागीदारी 5.4% थी, जो कि घटकर अब 4.04% हो गई है। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो अभी राष्ट्र मतलब देश के हिसाब से, मतलब देश के कंपेयर में, इंडिया के कंपेयर में बिहार में कितना परसेंट नेशनल हाईवे है, तो वो है 4.04%। ठीक है, अभी जो देश में है वो 1,32,499 किलोमीटर का एनएच है। ठीक है, ये भी डेटा आपको ध्यान पे रखना है। और बिहार में उसमें से कितना है, तो 5358 किलोमीटर एनएच है, मतलब 5358 किलोमीटर एनएच ही मात्र बिहार में है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज ध्यान पे रखना है। जो बिहार की भागीदारी कितनी है, 4.04%। और जो कि 2005 में जो था वो 5.4% भागीदारी था, जो कि अब घट कर कितना हो गया है। और पूरे देश में कितना एनएच का लेंथ है, तो 1,32,499 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत बार पिछले एग्जामिनेशन में बीपीएससी में आ भी चुका है इस तरह के डेटा पे। ठीक है, और अभी कितना है बिहार में, तो 5358, मतलब 5385 किलोमीटर एनएच है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन न्यूज़ पे चलते हैं। यह है, सबौर में बनेगा द्वितीय कृषि महाविद्यालय। ठीक है, अब ये सबौर है कहाँ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना। सबौर जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे क्या होने वाला है, मखाना और अन्य फसलों के मूल्य संवर्धन के लिए BAU मतलब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, में द्वितीयक कृषि महाविद्यालय बनेगा। ठीक है, इस कॉलेज में द्वितीय कृषि से संबंधित कई कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। और ये इस तरह का ये जो कॉलेज है, ये देश में ये पहला कॉलेज होगा इस तरह का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर बिहार स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी स्थापना जो है 5 अगस्त 2010 को हुआ था अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब ICAR जो है, जो भी कृषि से संबंधित रिसर्च होता है उसका मेन जो होता है, जो काउंसिल है वो ICAR है। ठीक है, ये जो सिचुएटेड है वो साबौर है, जो कि भागलपुर सिटी बिहार में अवस्थित है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान पे रखना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये जो साबौर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे मखाना और अन्य फसलों के लिए ये बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्रीन क्रेडिट की पहल में सभी देश शामिल हों। ठीक है, अब ये ग्रीन क्रेडिट के बारे में जानते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो, जहाँ पता है आपको, जो COP28 में भाग लेने के लिए गए हुए हैं दुबई। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने
एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लोगों की भागीदारी पर आधारित ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत करनी है। इसके जरिए कार्बन सिंक बनाने पर काम किया जाएगा। ठीक है। दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन मतलब COP28 में प्रधानमंत्री बताया कि भारत दुनिया में 17% आबादी रहती है और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी मात्र 4% से भी कम है। तो ये डेटा आपको ध्यान पे रखना है। जो अभी जो है ग्लोबल कार्बन इमिशन में इंडिया का जो है वो शेयर कितना है, ओनली 4%। और यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ल्ड का कितना रहा मतलब है यहाँ पे, तो 17% पॉपुलेशन यहाँ पे रह रहा है। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने क्या बोला, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक कम करना हमारी प्राथमिकता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का कब तक कार्बन जो है उत्सर्जन 45% तक डिक्रीज करने के बारे में इंडिया सोच रहा है, तो वो है 2030 तक। ठीक है। साथ में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये भी आपको ध्यान पर रखना है। जो प्रस्ताव रखा गया है वो कौन सा है, 2028 का COP33 होगा उसमें, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 33rd एडिशन होगा, जो इंडिया में होने के लिए इसका वो प्रस्ताव रखेंगे। अब यहाँ पे ये एक दो पॉइंट्स और ध्यान रखना है। जैसे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है वो अभी कौन है, एंटोनियो गुतारेस। ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अब हम जानते हैं ये ग्रीन क्रेडिट पहल है क्या। ठीक है। तो ग्रीन क्रेडिट पहल के तहत क्या होने वाला है, बंजर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इससे हवा में मौजूद कार्बन को सोखने में मदद मिलेगी। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ग्रीन क्रेडिट क्या है, जहाँ पे भी बंजर भूमि होगा, बैरन लैंड होगा, वहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा, जिससे कि हवा में मौजूद कार्बन को वो सोखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 75% आरक्षण पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। ठीक है। तो अब पहले ये आरक्षण जो आया हुआ उसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पे हैं जो आपको ध्यान पे रखना है। जो राज्यपाल की मंजूरी के बाद 21 नवंबर को गजट में इस कानून को अधिसूचित किया गया है। तो डेट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जामिनेशन, आपको ध्यान पे रखना है। ये पूछा जाएगा ये गजट में कब पब्लिश है, क्योंकि जब तक ये गजट में नहीं आएगा तब तक वो लॉ आता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे गजट में वो 21 नवंबर को पब्लिश हुआ था, 21 नवंबर 2023। ठीक है। और इसके प्रावधान पर जो है जवाब मांगने के लिए वो बोला है। तो चलो ठीक है, ये जो आया हुआ है इसके ऊपर में वो गवर्नमेंट से आंसर मांग रहा है, जो इस पे वो 12 जनवरी तक वो अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट मतलब जो है वो पटना हाई कोर्ट को सौंपे। ठीक है। बिहार में 75% आरक्षण के कानून पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाँ, इसमें जो जिन्होंने ये याचिका दायर किया था उन्होंने ये बताया था, कुछ पॉइंट इसमें आपको नोट डाउन करने वाला है। तो जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया। ठीक है। शीतकालीन सत्र में 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों ने नए कानून को पारित कर दिया था। तो आपको ये पूछा जा सकता है तो विधान मंडल से ये कब पारित हुआ, तो 9 नवंबर को, ये ध्यान पे रखना, 9 नवंबर को ये पारित हुआ था। ठीक है। इसके बाद क्या है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 18 नवंबर को ये अपना सहमति इस पे दे दिया था। ठीक है। और 21 नवंबर को ये बिहार गजट में नए आरक्षण कानून को प्रकाशित किया गया था। तो इससे जो नया कानून है आया है वो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वो अन्य पिछड़ा जाति संशोधन अधिनियम 2023। ठीक है।
ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है, आबादी के आधार पर आरक्षण उचित नहीं। ये जो आवेदक जो आवेदन दिए थे उनका ये अपना पक्ष है। हो सकता है आप मेंस में ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आप उसके आंसर में आप ये इसको एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। दोनों भी साइड से पॉइंट आप दे सकते हैं, इसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी और गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी। तो इसमें आप अगेंस्ट में ये दे सकते हैं, जो जातीय सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जातियों की आबादी जातीय सर्वे में 63.13% बताई गई है। ठीक है, जबकि इनके लिए आरक्षण 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया है, 65% कर दिया गया है। तो उनका कहना था, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण प्रावधान को लागू किया गया था, न कि जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, तो जो आरक्षण दिया गया था वो जो भी था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग थे उनको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान किया गया था, न कि जो पॉपुलेशन का रेशियो है उस रेशियो के आधार पे। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जो कोई भी आरक्षण आता है, जैसे ईडब्ल्यूएस आया हुआ था या अभी ये आया हुआ है, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में ये गवर्नमेंट को ये अधिकार है या अधिकार मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन पे 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया है। एक आर्टिकल 15 क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 15 बोलता है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो जेंडर और एनी ऑफ देम। ठीक है, ये बोल रहा है, जो आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है स्टेट को, जो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है यहाँ के लोगों के साथ में, सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि वो किसी खास रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, वो किसी खास रेस का है, वो किसी खास कास्ट का है, सेक्स का है, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे वो किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राइट कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ये जो राइट है ये इन्फोर्समेंट होगा इसका स्टेट के अगेंस्ट भी। अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है तब भी इसके ऊपर में आपको प्रोहिबिशन उसका किया जाएगा। साथ ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर इस तरह का, जैसे कोई कंपनी है या कहीं होटल में जाते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे भी अगर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन इसके आधार पर, रिलीजन के आधार पर किया जा रहा है, या रेस के आधार पर किया जा रहा है, या कास्ट के आधार पर किया जा रहा है, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अगर किया जा रहा है, तो ये जो है आर्टिकल 15 बोलता है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन को वो प्रोहिबिट करता है। ठीक है, विथ रिगार्ड फ्री एक्सेस टू प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट और प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन बाय पार्शियली और होली आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक है, साथ में ये बोलता है, स्टेट इज नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन और एनी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पे इसी को लेकर के याचिका दायर किया गया था। ये बोला जाता है स्टेट जो है वो, मतलब ये जो आर्टिकल है ये स्टेट को नहीं रोकेगा कोई भी स्पेशल प्रोविजन अगर ये बनाता है। स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, और कोई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए, जिसमें इंक्लूड किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इसको अगर फैसिलिटेट करने के लिए कोई आरक्षण दिया जा रहा है, अगर कहीं पे एडमिशन लेने के लिए या किसी जॉब के लिए, ठीक है, तो उसमें वो स्टेट को नहीं रोक सकता है, वो फैसिलिटी वो देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 का क्या करना है, आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग against anyone in the matter of employment on the ground only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, प्लेस ऑफ रेसिडेंट और इनकम। इसके आधार पर जो है आर्टिकल 16 बोलता है, जो वो अपॉर्चुनिटी जो स्टेट प्रोवाइड कराएगा उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन आधारों पे। ठीक है, साथ में ही ये बोलता है क्रिएट्स
एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शन भी दे रहा है। तो एक्सेप्शन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन टू इंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज। अगर किसी भी खास वर्ग के लोगों का, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का है, ठीक है, तो उनको अगर उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितने उनके पॉपुलेशन के हिसाब से है, ठीक है, तो वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो उनको वो एक्स्ट्रा जो है फैसिलिटी ये गवर्नमेंट कोई लॉ ला करके उसको दे सकता है। जैसे ईडब्ल्यूएस लेकर के आया, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होगा उसको वहां पे 10% आरक्षण मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। अब एक बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, जो बीपीएससी हर साल 30 सितंबर को लेगा प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। अब हर साल 30 सितंबर को ही प्रारंभिक परीक्षा होना है। साथ में मुख्य परीक्षा जो है 69 का वो 3 से 7 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसके साथ है। यहाँ बोला बीपीएससी हर साल 30 सितंबर को संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी और हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। अभी अध्यक्ष जो है वो अतुल प्रसाद हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ये बोलता है इंडोनेशिया की टीम जीविका का अध्ययन करने पहुंची। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कौन से देश का टीम यहाँ पे जीविका जो योजना है, सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार गवर्नमेंट का, इसके अध्ययन के लिए कौन से देश से टीम आया हुआ था? तो इंडोनेशिया का है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए इंडोनेशिया के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि बिहार आए, ठीक है। अभी जो है ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? वो श्रवण कुमार हैं, ठीक है ना। इसके बारे में जो है वो विस्तृत जानकारी दी। इंडोनेशिया का 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार में चलाई जा रही सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 28 नवंबर को गया पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे लोकल से उन्होंने जो भी योजना है उसके लाभार्थियों से विचार विमर्श किया, जीवन शैली में जो बदलाव आया उसके बारे में वो उन्होंने वहाँ से जानकारी लिया, ठीक है। साथ में ही जो यहाँ के आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी की प्रक्रिया, समाज पर उसका प्रभाव और सरकार की ओर से की जा रही ठोस कार्रवाई के संबंध में भी विचार विमर्श किया और इस पे सराहना भी किया है। यहाँ बोला इंडोनेशिया पश्चिमी सुमात्रा के गवर्नर मेहियल्दी, ठीक है, ने राज्य में लागू शराबबंदी की सराहना करते हुए अपने प्रांत में भी लागू करने की बात कही है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम। खुर्शीद अहमद हुए दुबई में सम्मानित, ठीक है। पीएलएफ के संस्थापक और सचिव खुर्शीद अहमद को मुशायरा इन दुबई में सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, मे भी वन लाइनर में आ जाए, ठीक है। यह सम्मान उन्हें शेख सुहेल मोहम्मद जरूनी ने शेख राशिद ऑडिटोरियम में आयोजित हॉल में दिया, ठीक है। पटना में पीएलएफ और अंदाजे बयां और की ओर से आयोजित सफल कवि सम्मेलन और मुशायरा के आयोजन के लिए यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। अब बिहार गवर्नमेंट जो है एक योजना लाई है जो कमजोर बच्चों के लिए है, वो क्या है? दक्ष योजना, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। मिशन दक्ष, 16 लाख छात्रों को दक्ष बनाने का अभियान शुरू, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चंस आता है, तो आपको ध्यान रखना है। मिशन दक्ष पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी के लिए चल रही 45 मिनट की विशेष कक्षाएं, ठीक है। सरकार राज्य के सरकारी स्कूल में
कक्षा 3 से लेकर के, ये ध्यान पे रखना है क्योंकि ये पूछता है, एक कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आया हुआ था पिछले एग्जामिनेशन में, शायद 68 के टाइम में पूछा हुआ था, वैसे यहाँ पे ये ध्यान पे रखना है। किसके लिए दक्ष चलाया जा रहा है? कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ाई में कमजोर सभी बच्चे को दक्ष बनाने के अभियान की शुरुआत शुक्रवार को कर दी गई। ठीक है, 30 नवंबर तक इस मिशन के अंतर्गत 16 लाख बच्चों की पहचान की गई है। विशेष कक्षा के लिए प्रतिदिन 3:30 से 4:15 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। कब से है? क्लास खत्म होने के बाद, स्कूल का जब क्लास हो जाएगा डेली, उसके बाद 3:30 से 4:15 के बीच में समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय मिशन दक्ष की निगरानी कर रहा है। ठीक है, मिशन दक्ष में हर शिक्षक को 5-5 बच्चे को अलग से समूह बनाकर स्कूल अवधि के बाद पढ़ाना है। जब स्कूल का अवधि खत्म हो जाएगा पीरियड, उसके बाद हर शिक्षक क्या करेंगे? 5-5 बच्चे को अलग अलग समूह बना करके पढ़ाएंगे वो। ठीक है, ये शुरू क्यों किया गया? तो विभाग को निरीक्षण के दौरान यह बातें सामने आई थी कि 8वीं के भी कई छात्र हिंदी का ठीक से पाठ नहीं, मतलब ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, हिंदी का पाठ भी वो नहीं पढ़ पाते हैं। इन्हें साक्षर भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हमको पता है साक्षरता के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी जो है अध्यक्ष में समिति गठित है, अध्यक्षता में समिति गठित है, जो नियमित मिशन दक्ष की समीक्षा करेंगे। इसमें क्या है? 3 चरणों में अभियान को पूरा करना है। पहला चरण में बच्चों की पहचान होगी, दूसरे चरण में इन्हें अलग से पढ़ाना है, वहीं तीसरे चरण में इस बच्चों के लिए विशेष परीक्षा ली जाएगी। ये विशेष परीक्षा कब होगा? अप्रैल मई के टाइम में होगा। जो मेन परीक्षा होता है वार्षिक, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन अलग से लिया जाएगा। इस मिशन दक्ष के लिए जो है राज्य के सभी स्कूलों में नई समय सारणी लागू किया गया है। ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो राज्य के सभी 1ली से लेकर के 12वीं तक के सरकारी स्कूल में शुक्रवार से नई समय सारणी लागू हो गई। ठीक है, अब टीचर को क्या है? 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक रहेंगे। 9 से 3:30 बजे तक बच्चे स्कूल में रहेंगे और 3:30 से लेकर के, जैसे कि अभी बताया है, 4:15 बजे तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षाएं चलेगी और 4:15 से 5 बजे तक में वर्ग 1 से लेकर के 2 को छोड़ करके सभी कक्षा के बच्चे को होमवर्क जो भी शिक्षक दिए रहेंगे उसका जांच किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, अब नेक्स्ट है सड़क निर्माण में पर्यावरण सुरक्षा को तरजीह। ठीक है, अब क्या है इसमें? तो 2138 किमी सड़क का निर्माण होना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ठीक है, 1533 सड़कों को मंजूरी मिली है। न्यूज ये है जो बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। ये किस मिशन के तहत? तो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत अब तक 1122 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अभियान के तहत 2138 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ये भी डेटा आपको ध्यान पे रखना है, कितना है? 1533 सड़कों को किलोमीटर सड़क बनाने की मंजूरी दी हुई है, जिसकी मतलब 1533 सड़क बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल लंबाई जो है वो 2138.60 किलोमीटर है, जिसमें से अब तक जो है 1074 सड़कों का निर्माण हो चुका है मिशन लाइफ के तहत, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 1122.20 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। अब एक नया सॉफ्टवेयर
लॉन्च किया गया है उस सॉफ्टवेयर का नाम है क्राइमेक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे क्या होगा, दूसरे राज्य को मिलेगा अपराधियों के विषय में अलर्ट। ठीक है, बिहार पुलिस जो है वो तकनीकी सुविधाओं और मध्य सुविधाओं के माध्यम अपराध नियंत्रण के ठोस उपाय करने में जुटी। ठीक है, ये हेडिंग था इसका। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिससे ये अपराधियों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, उसमें से क्या है, इनमें क्राइमेक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपराधियों के विषय में एक राज्य से दूसरे राज्य को जल्द ही अलर्ट मिलेगी। तो ये आपको ध्यान पर रखना। क्राइमेक्स सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें क्या होगा, जो एक राज्य से कभी कभी दूसरे राज्य में जो अपराधी चले जाते हैं तो उस राज्य के पुलिस को सारा जानकारी उसके बारे में पूरा बायोडाटा ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो पुलिस मुख्यालय ने अपराधियों के लिए क्राइमेक्स सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है। इससे अपराधियों को जो दूसरे राज्य में भाग जाते हैं उसको गिरफ्तार किया जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस दिशा में पहले से ही एक और सॉफ्टवेयर पर काम किया जा रहा है जो कि अभी अंतिम चरण में है। उसका नाम क्या है, CCTNS। ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर भी उसी तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसा क्राइमेक्स सॉफ्टवेयर है। अब एक और इम्पोर्टेंट है जो हमेशा कभी चर्च के बारे में क्वेश्चन आता रहता है, हमको लगता नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको ध्यान पे रखना है क्योंकि मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट कुछ भी डेटा है, क्योंकि बहुत सारे अभी जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है ना, तो वो न्यूज ओरिएंटेड एग्जामिनेशन होता है। जो भी क्वेश्चन आता है मुझे लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस पे, लेकिन वो सारा न्यूज में आया रहता है। उसके बारे में हमें जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी जन्मस्थली का होगा सौंदर्यीकरण। ठीक है, तो ये है मोतिहारी। ठीक है, यहाँ से न्यूज आया हुआ है, मतलब पूर्वी चंपारण का। शहर के गोपाल शाह विद्यालय के समीप ब्रिटिश उपन्यासकार जॉर्ज आरवेल की जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख की स्वीकृति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, तो पूछा जा सकता है इस व्यक्ति के बारे में। तो ब्रिटिश उपन्यासकार का नाम क्या है, जॉर्ज आरवेल। ठीक है, इनके बारे में जानकारी क्या है, गोपाल शाह उच्च विद्यालय के छात्रावास उस समय एक सरकारी आवास था, में 25 जून 1903 को जॉर्ज आरवेल का जन्म हुआ था। ठीक है, वो अपने माता पिता के द्वितीय संतान थे। उनका पूरा नाम जो है एरिक आर्थर ब्लेयर था। ठीक है, एक महान लेखक हैं और उपन्यासकार थे ये। ठीक है, कई मशहूर पुस्तकें लिखी जिनमें से एनिमल फार्म और 1984, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान पे रखना है, ये पूछा जा सकता है इसके लेखक कौन थे। ठीक है, ये किताब इतने प्रख्यात है क्योंकि इसमें चंपारण के बारे में व्याख्या मिलता है। ये पूरा विश्व ये चंपारण के बारे में जान पाया। ठीक है, चंपारण गांधी जी के असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये गांधी जी पे क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए आपको ये ध्यान पर रखना है। ठीक है, ब्रिटिश उपन्यासकार जॉर्ज आरवेल के बारे में इनके 2 पुस्तक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनिमल फार्म और 1984। ठीक है, लास्ट न्यूज में मैंने बताया था सीबीएसई जो है वो ग्रेड सिस्टम और क्लास सिस्टम हटा दिया है। ठीक है, उसके जगह पर क्या है, साल में 1200 घंटे की पढ़ाई पर 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। ठीक है, सीबीएसई ने क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत स्कूल को भेजी गाइडलाइन। ठीक है, तो ये क्या है, साल में 1200 घंटे की पढ़ाई पर छात्रों को 40 क्रेडिट अंक मिलने वाले हैं। अब ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको जो है वो 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में ये सामान्य व व्यावसायिक शिक्षा दोनों के लिए एकीकृत क्रेडिट को लेकर के एसओपी लागू किया गया है।
थ्योरी के 15 घंटे पर 1 क्रेडिट निर्धारित किया गया है। मतलब थ्योरी 15 घंटे, अगर कोई बच्चे स्कूल में थ्योरी की क्लास किसी भी शिक्षक से किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो 15 घंटे पढ़ेंगे तो उनको 1 क्रेडिट अंक मिलेगा। और थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिला करके जब 30 घंटे का क्लास करेंगे तो उन्हें क्रेडिट अंक 1 मिलेगा। तो ये अच्छा है। ठीक है, पहले ग्रेड सिस्टम होता था, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन, तो यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लास अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो उसका इनका क्रेडिट अंक कम हो जाएगा। प्रति विषय सीखने के घंटे के अनुसार क्रेडिट अंक निर्धारित किया गया है। 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी कई बदलाव किए गए हैं। ठीक है, साथ में वोकेशनल कोर्स जो है उसके लिए भी क्रेडिट अंक है। ठीक है, जो वोकेशनल कोर्स या एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज सीखेगा तो उसको एडमिशन में एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, तो विशेष तौर पे 10वीं से 12वीं के बोर्ड में 6ठे और 7वें विषय रखने पर छात्रों को इससे अलग फ़ायदा मिलेंगे। एडमिशन में इसका होगा, मतलब उच्च शिक्षा या अन्य कोर्स में नामांकन में मिलेगा इससे फ़ायदा। ठीक है, सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय के सचिव हैं अभी सतीश झा। ठीक है, ये क्रेडिट अंक पहली बार जो है लागू किया जा रहा है, जिससे बच्चे को आगे इंटर के बाद उच्च शिक्षा में नामांकन में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, 9वीं कक्षा के लिए सभी विषयों को मिलाकर के कुल 40 क्रेडिट होंगे। ठीक है, सारा सब्जेक्ट पढ़ेगा तो वो 40 क्रेडिट। 10वीं में भी सेम ही है, लेकिन लैंग्वेज की तरह तहत 3 अलग अलग लैंग्वेज के लिए 120 घंटे होंगे और क्रेडिट 4 होंगे। ठीक है, 3 अलग लैंग्वेज है उसके लिए अलग से होगा। ठीक है, साथ में ही मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए 150 घंटे निर्धारित होंगे, जिसमें से क्रेडिट अंक 5 मिलेंगे। अगर 150 घंटे किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उनको क्रेडिट अंक 5 मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने 120 घंटे ही पढ़ा है तो उनको क्रेडिट अंक सिर्फ 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड नहीं, परसेंटेज जैसे पहले होता तो 80% लाते थे, 90% आते थे, ऐसा नहीं होगा। अब मुझे पॉइंट से ही पता चलेगा। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के लिए तहत एनवायरनमेंट एजुकेशन में 120 घंटे के लिए 4 क्रेडिट अंक है, और ये एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए भी प्रमोट कर रहा है। अगर ये कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख करके पढ़ रहा है तो उसको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा उस बच्चे को। ठीक है, ऐसे ही वोकेशनल एजुकेशन में स्किल विषयों पे 150 घंटे होंगे, जिनके लिए 5 क्रेडिट अंक अलग से होंगे। जितने सब्जेक्ट वो एक्स्ट्रा पढ़ेगा उसके लिए अलग से उसको क्रेडिट अंक मिलेगा। और फिजिकल एजुकेशन, वेल बीइंग और आर्ट एजुकेशन में 60 घंटे निर्धारित किए, जिन पर 2 क्रेडिट अंक मिलेंगे। 11वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे को 47 क्रेडिट अंक मिल सकते हैं। और ये ध्यान पर रखना, 9वीं और 10वीं के लिए है नॉर्मली 40 क्रेडिट अंक, लेकिन लैंग्वेज के लिए एक्स्ट्रा है। और जो अलग से जो कोर्स होगा, ठीक है, वोकेशनल कोर्स होगा या फिजिकल एजुकेशन का कोर्स होगा, उसके लिए उनको अलग से मिलेगा। 11वीं से 12वीं में क्या है, 7 विषयों के लिए 40 से 47 क्रेडिट अंक तक छात्र ले सकेंगे। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। अब यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय जो कि पूसा में है, समस्तीपुर में, उसके बारे में आया हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय के बनाए सोर्स चालित ठेले को मिला पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट का मतलब वो हो गया जो दूसरा कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता है जब तक कि ये परमिशन उसको रिटेन पूसा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से नहीं मिलेगा, तो इसका कॉपीराइट वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है क्या, तो पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय के 2 और पेटेंट मिले हैं। पहला पेटेंट क्या है इसका, मछली विक्रेता के लिए सौर ऊर्जा चालित आधुनिक ठेले की संरचना के लिए पहला मिला हुआ है इनको। मछली विक्रेता के लिए सौर ऊर्जा चालित आधुनिक ठेले के संचालन के लिए है। और दूसरा, इस ठेले गाड़ी के आधुनिकतम, सरल और कम लागत वाली डिजाइन के लिए मिला है। ठीक है, यह है क्या, मछली विक्रेता के लिए विकसित इस सौर ऊर्जा चालित ठेले की खासियत है कि इसमें 35 किलो मछली स्टोर कर 4 से 6 दिनों तक रखा जा सकता है।
ठीक है। मछली रखने पर बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा है। इसमें सोलर पावर का उपयोग किया गया है, जिससे अन्य खर्च की भी बचत होगी। इसकी कीमत जो है वो 1 लाख के करीब में बताया गया है। ये आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ पे जो है ठेले को मिला है पेटेंट। इसमें 2 है पेटेंट मिला है। एक तो हो गया ये सौर ऊर्जा चालित आधुनिक ठेला है, उसके लिए मिला है। दूसरा ये आधुनिकतम सरल और कम लागत वाली डिजाइन के लिए इस ठेले को मिला है। ठीक है। गया से थाईलैंड के लिए उड़ान शुरू। अब जो है ये बोध गया से थाईलैंड के लिए भी सीधी उड़ान शुरू हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है अभी गया से किस देश के लिए उड़ान जो है विमान की सेवा प्रारंभ की गई है, तो वो है थाईलैंड। ठीक है। गया से क्या है, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान के विमानों की उड़ान जारी है। अगला, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ। ठीक है। विदेशी मुद्रा में तो फॉरेक्स रिजर्व में मतलब इंप्रूवमेंट आया। क्या है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.54 अरब डॉलर बढ़ करके 597.93 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है। पिछले सप्ताह देश की कुल मुद्रा 5.07 डॉलर बढ़कर 595.39 डॉलर हो गया। तो ये डेटा आपको ध्यान पे रखना है, जो अभी पूछा जा सकता है। इंडिया के गवर्नमेंट के पास में अभी फॉरेक्स रिजर्व कितना है, लेटेस्ट न्यूज अगर कोई भी एग्जामिनेशन होगा बीपीएससी का, तो उसमें ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। तो अभी कितना है, 597.93 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है। विश्व में सबसे महंगे शहर सिंगापुर और ज्यूरिख। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये पब्लिश कौन करता है इसके रिपोर्ट, जो कौन शहर महंगा है कौन शहर सस्ता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की, जिसमें सिंगापुर और ज्यूरिख एक साथ पहले स्थान पे हैं। पिछले साल स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख जो है वो 6ठे पायदान पे। तो यहाँ पे ध्यान पे रखना है, जो क्रॉस मैचिंग में पूछा जा सकता है, ये ज्यूरिख जो है वो किस देश में है। ठीक है। तो वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। लेकिन इस बार न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ा। दूसरा है सिंगापुर जो है वो पिछले 11 साल से 9वें बार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे रहा है। औसत जो जीवन यापन है उसमें 7.4% की बढ़ोतरी हुआ है पूरा ग्लोबली। भारत में जो सबसे सस्ता शहर है वो है अहमदाबाद व चेन्नई। मुंबई सबसे महंगा शहर है। और वर्ल्ड में सबसे सस्ता शहर है दामिश्क। ठीक है। कुछ शहर जिसका रैंकिंग दिया हुआ, जैसे सिंगापुर पहला है, ज्यूरिख भी पहले पोजीशन पे है, न्यूयॉर्क तीसरे पे है, जेनेवा थर्ड पे है, हांगकांग 5वें पे है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। सबसे शहर सस्ते शहर में हो गया दामिश्क, ये ध्यान पे रखना किस देश में है, सीरिया। ठीक है। तेहरान तो ईरान में है। उसका थर्ड जो है सबसे सस्ता शहर है त्रिपोली, ये कहाँ पे, लीबिया। फिर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है कराची। ठीक है। फिर है ताशकंद उज्बेकिस्तान। भारत में जो रैंकिंग है वो इस तरह से, मुंबई सबसे महंगा है और अहमदाबाद सबसे सस्ता है। दिल्ली दूसरे स्थान पे है। मुंबई का रैंकिंग 150 है और दिल्ली का 159 है। अब एक न्यूज आया हुआ था, डीप फेक से लेन देन नहीं, ये यूट्यूब बोल रहा है। ये डीप फेक है क्या? ठीक है। ये बोलते हैं जो डीप फेक वीडियो कंपनी के हित में नहीं है, जो फर्जी समाचार गलत सूचना देने की छूट देते हैं। ठीक है। कंपनी का इससे कोई लेना देना। तो डीप फेक क्या है, जो फर्जी समाचार या गलत सूचना जो है वो फेक इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में
भी न्यूज में आया हुआ था, तो उस पर थोड़ा सा देखते हैं। चंद्रयान 2 जो है वो विफल होने पर दुनिया, जो भी क्वेश्चन आया था उसका आंसर ये चंद्रयान 3 है। अगस्त 2023 में इसरो ने इसका जवाब दिया। ये क्या कहाँ पे गया था? चंद्रमा के दुर्गम क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कर मिसाल पेश की। ठीक है, चंद्र मिशन का जो शुरुआत हुआ है वो है 22 अक्टूबर 2008 को हुई थी। ठीक है, जब ये पहला यान जो है चंद्रयान 1 यहाँ से रवाना हुआ था। और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे हुआ था। ठीक है, और ये जो यान जो है दक्षिणी ध्रुव के पास के सतह पर 23 अगस्त को शाम 6:04 पे सफलतापूर्वक उतरा था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, जिसका अर्थ होता है वीरता। ठीक है, वीरता जो है इसका अर्थ होता है। ये विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, यहाँ पे पूछा जा सकता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो वो है विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, विक्रम साराभाई जो हैं वो इसरो के पहले अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं और नवंबर 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। तो ये ध्यान पे रखना है, ये पूछा जा सकता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का स्थापना किसने किया, तो वो है विक्रम साराभाई ने। दुबई में जो COP28 का चल रहा है उसमें क्या है, दुबई जलवायु सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया से किया आह्वान। ठीक है, विकसित देश 2050 से पहले लक्ष्य को पूरा करें। प्रधानमंत्री ने देश का आह्वान किया है, देशों का उन्हें कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने का लक्ष्य 2050 से पहले हासिल कर लेना चाहिए। साथ में इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जिसे ध्यान देना है, वो क्या है, विकसित देशों ने 2009 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के वास्ते विकासशील देशों की मदद के लिए प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का वादा किया था। ठीक है, अभी फंड जिसका फॉर्मेशन हुआ है अभी जा करके, उसका वादा उन्होंने कब किया था? 2009 में किया था। ठीक है, कितना था? 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का। ठीक है, इसके लिए समय सीमा को जो है बढ़ाने के बावजूद 2025 तक बढ़ाने के बाद इन देशों ने इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया, अभी तक पूरा नहीं किया है। ठीक है, मोदी का कहना है हरित जलवायु कोष और अनुकूलन कोष में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग को कम्बेट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, बहुपक्षीय विकास बैंकों को भी इस कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध करवाना चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई देश जो कि डेवलपिंग नेशन है, कोई जैसे सोलर टेक्नोलॉजी वो लेना चाहता है या कोई और टेक्नोलॉजी प्रेफर करना चाहता है, तो उसके लिए उसको बहुपक्षीय मतलब बायलैटरल बैंक जो है, मल्टीनेशनल बैंक जो है, वो उसको फंड अवेलेबल करवाए। ठीक है, क्योंकि विदाउट फंड वो तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है जो COP28 सम्मेलन में भाग लेने दुबई गए प्रधानमंत्री से संयुक्त अरब अमीरात के समाचार पत्र अल इतिहाद में दिए साक्षात्कार में कहा कि जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती है। तो यहाँ पे ये ध्यान पर रखना है, पूछ सकता है ये समाचार पत्र अल इतिहाद कहाँ का है, तो ये समाचार पत्र जो है वो है संयुक्त अरब अमीरात का। ये आपको ध्यान पर रखना है। कुछ देश के जो राज प्रमुख हैं उनके बारे में, जैसे बहरीन, वहाँ के सुल्तान का नाम है अहमद बिन ईसा अल खलीफा। ठीक है, जैसे इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, और जो अभी जो अध्यक्षता हुआ है COP28, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? सुल्तान अहमद अल जबर। तो ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। साथ में
प्रधानमंत्री ने बोला है जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में शामिल विकासशील देशों की मदद के लिए उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण जरूरी है। इसके बिना इन देशों के प्रयासों को गति नहीं मिलेगी। अगर मेंस में पॉइंट पूछे तो क्या डिफिकल्टी है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के हो सकता है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो जो भी डेवलपिंग नेशन है वो कार्बन इमिशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे सोलर टेक्नोलॉजी है, जैसे यूरेनियम के लिए होता है, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। मतलब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद को में दोबारा चुना गया है भारत। ये क्या है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए यहाँ शुक्रवार को हुए चुनाव में द्विवार्षिक सत्र कब से कब 20 से 24 से 25 के लिए सर्वाधिक वोट के साथ में फिर से चुन लिया गया। ये फिर से चुना गया, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार में सबसे अधिक रुचि लेने वाले 10 श्रेणियों में आता है। ठीक है। ब्रिटेन में अभी उच्चायुक्त कौन है, भारतीय उच्चायुक्त विक्रम देरइस्वामी। नेक्स्ट है, भारत में अरबपतियों की संपत्ति एक साल में 10% घटी है, जबकि वर्ल्ड में बढ़ा है। ठीक है, दुनिया में क्या है 7% का इजाफा हुआ, यहाँ पे 10% कम हो गया। भारत में अरबपतियों की संपत्ति एक साल में 10.9% की कम हुआ है। स्विस बैंक दिग्गज यूबीएस ने 9वीं वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। भारत में जो है अरबपतियों की संख्या 154 से घट करके 153 हो गया है, और वहीं संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से घट करके 637.1 अरब डॉलर हो गया है। तो वन डे एग्जामिनेशन में भी पूछ दे कितना अरबपति है। ठीक है, जो लास्ट 2 डिकेड था उसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में अरबपतियों की संख्या 922 से बढ़ करके 1019 हो गया है। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान जैसे कम अरबपतियों वाले देश में संपत्ति की 1/3 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा है, ये इंडिया वाला है, इसमें घटा है, बाकी सारे देश का लगभग बढ़ाई है। दुनिया में जो कुल है वो 25 से 44 अरबपति हैं अभी। ठीक है, जिसमें अप्रैल 2022 के मुकाबले 7% की बढ़ोतरी हुई है। और बिहार से रिलेटेड एक और जो डेटा पूछता रहता है उस पर, जैसे जीएसटी वसूली में शाहबाद आगे, उसके पीछे भागलपुर और सुपौल। ठीक है, वाणिज्य कर विभाग के अनुसार कुल 6 अंचलों में 100% से अधिक जीएसटी की वसूली की गई है। 100% से ज़्यादा ही जीएसटी का कलेक्शन किया गया है, जिसमें शाहबाद अंचल में 160% जीएसटी वसूल किया गया, भागलपुर 1 और सुपौल जो है वो उसमें कर अंचल में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। चौथे स्थान पर पटना रहा है जीएसटी कलेक्शन में। ठीक है, ये जो है आपका इस मंथ का था। ये सबसे कम जो है वसूली बक्सर में हुआ है। ठीक है, 11 कर अंचलों में 50% या उससे कम जीएसटी की वसूली हुई है, जैसे पूर्णिया, खगड़िया, लखीसराय, इन सब में। सबसे कम बक्सर में 31.19% जीएसटी की वसूली की गई। पिछले वर्ष से इस नवंबर में 5% अधिक की वसूली हुई है। नवंबर 2022 में 1317 करोड़ की वसूली हुई थी। ये डेटा सब आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ, तो ये इतना करोड़ का था। दूसरा डेटा है सजा दिलाने में भोजपुर सबसे आगे। ठीक है, तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो
हत्या, दुष्कर्म, अपराध, डकैती, लूट जैसे जघन्य अपराधों में इस साल की शुरुआत में 9 माह में स्पीडी ट्रायल से 6,500 से अधिक अपराधियों की सजा की सुनवाई की गई है। ठीक है, ये जितना भी इसमें अपराध हुआ है, इसमें टोटल कितना है, आंकड़े के अनुसार 2 अभियुक्त को फांसी मिला है, ये 738 अभियुक्त को आजीवन कारावास। इस सारे में हत्या और पोक्सो कांड में सबसे अधिक सजा मिला है। ठीक है, स्पीडी ट्रायल के जरिए सबसे अधिक पोस्को और हत्या जैसे गंभीर कांडों में अपराधियों को सजा सुनाई गई है। सजा दिलाने के मामले में जो सबसे टॉप डिस्ट्रिक्ट है उसमें पहला नाम आता है भोजपुर का, दूसरे स्थान पे पटना है, फिर समस्तीपुर है। तो ये 3 डेटा आपको ध्यान पे रखना है। कभी कभी ये होता है जो कोई कोई देश का बैंक अगर डील करता है किसी दूसरे बैंक के साथ में, ठीक है, तो मेमोरेंडम अगर साइन करेगा तो वो उसको पूछ देता है। तो ये आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड में समझौता, आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड बीओई के बीच क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से जुड़ी सूचनाएं साझा करने को लेकर के शुक्रवार को एक समझौता हुआ। तो ये आपको पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में समझौता हुआ, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और आरबीआई के बीच में। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार सबसे तेज। ठीक है, ये कितना रहा है, 6.5% जो है रहने का अनुमान है भारतीय जीडीपी वर्ष 2023-24 के लिए, ये ध्यान पे रखना है। 7.2% जो है दर से बढ़ी थी 2022-23 के लिए, अभी इस साल कम हो गया है। ठीक है, जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की विकास दर 7.6% की तुलना अमेरिका और चीन के सहित दूसरे देशों से की जा रही है। अमेरिका में भी वृद्धि दर कितना है, 5.2 का, चाइना में कितना है, 4.9% का। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 7 भारत का है, दूसरे स्थान पे फिलीपींस का है, देन रसिया है। ठीक है, तो यह डेटा आपको ध्यान पे रखना है। अभी भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है वो रफ्तार से तेजी कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में टीम भारत का नया कीर्तिमान, ये क्या है, इस प्रारूप में टीम ने सर्वाधिक 136 मैच जीते हैं। ठीक है, 2007 में पहले T20 विश्व कप में अपना नाम किया था ये भारत ने, और उसके बाद फ्राइडे को टीम ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इस प्रारूप का सबसे सफल टीम बन गया है। ठीक, कहाँ पे ये था, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये हुआ था, चौथा T20 मैच। ठीक है, यह भारतीय टीम के इस प्रारूप में 136वीं जीत है। इससे पहले जी ये जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के पास था, 135 जीत का रिकॉर्ड उसके नाम था 226 मैच में। अब ये कारनामा भारत ने 213 मैच में कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। ग्रीन क्रेडिट पहल का शुरुआत किया। इनका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरण नीतियों को पुनर्निर्धारण करना है। उन्होंने इस विषय पर ग्रीन क्रेडिट पहल के आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण किया। ये आपको ध्यान पर रखना है, कौन सा पोर्टल, ग्रीन क्रेडिट पहल के आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण भी किया और ग्रीन पहल की शुरुआत भी किया। ठीक है, यह वैश्विक हितों के प्रेरित है, वैश्विक हितों से प्रेरित है। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है, भावना का, अच्छा इसके पहले थे, प्रधानमंत्री ने वर्तमान कार्बन क्रेडिट प्रणाली की सीमाओं का उल्लेख किया और कहा कि यह वैश्विक हितों से प्रेरित है और इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। इससे ग्रीन क्रेडिट की नई अवधारणा का रास्ता बनेगा।
ग्रीन क्रेडिट पहल जो है वो सतत भविष्य की दिशा में पृथ्वी के अनुकूल अति सक्रिय असकारात्मक कदम है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार जो है ने कहा है जो राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान, ये आपको ध्यान पर रखना है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो है पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किया गया। जो पेंशनधारी होते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, उनके लिए ये है। ये राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान जो है 1,15,00,000 से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है। केंद्रीय क्रमिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान केंद्र सरकार ने 38 लाख पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए हैं। ठीक है। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। बहुत सारे लोग मरने के बाद भी उनके यहाँ उनके नाम पे पेंशन लिया जाता है, मतलब जाता था। ठीक है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिजिटलाइज कर दिया है गया है। नेक्स्ट, एक और न्यूज है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में एक समान छुट्टी तालिका होगी। ठीक है। राज्यपाल सह कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के आदेश के बाद राजभवन ने अवकाश तालिका बनाने के लिए पटना, पाटलिपुत्र और मगध विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक कमेटी का गठन किया है। ठीक है। ये जो कमेटी जो अपना अधिसूची ना जारी करेगी, उसी के आधार पे राजभवन छुट्टी का कैलेंडर जारी करेगा। एक और इम्पोर्टेंट है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो है एक साथ 40 महाविद्यालयों का मान्यता रद्द कर दिया है। ये भी पूछा जा सकता है जो कौन सा यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे महाविद्यालयों का मान्यता रद्द किया, तो वो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में आएगा ही, ये क्या है? बीएसएफ के आईजी विनय कुमार झा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित। ये आपको ध्यान पर रखना है। विनय कुमार झा जो कि नवादा जिला के रहने वाले हैं। ठीक है। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये कब हुआ था? बीएसएफ के स्थापना दिवस हजारीबाग में आयोजित किया गया था, उसी में इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। अगला न्यूज है, राज्य सरकार ने पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के मकसद से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। ये कब से कब होगा? 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। तो आपको ध्यान पे रखना है, 4 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में आयोजित राज्य विद्यालय बालक वुशु प्रतियोगिता में पटना के प्रेम ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। और अंडर 19 आयु वर्ग में भोजपुर 25 अंक लेकर के पहले, नालंदा दूसरे और पटना की टीम तीसरे स्थान पर रही है। अभी हाल फिलहाल का जो एग्जामिनेशन होगा, वनडे एग्जामिनेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हरा करके 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। साथ में जीतने के बाद ये सर्वाधिक जीतने वाली टीम भी बन गई है। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भारत ऑस्ट्रेलिया के में कौन जीता था? तो ये भारत जीता है। अभी बहुत सारे राज्यों में क्या है, विधानसभा का चुनाव, जिसमें से आपको ध्यान पर रखना है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि किस राज्य में कितने विधानसभा सीट हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, राजस्थान में 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है। ठीक है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 17वीं लोकसभा का ये अंतिम पूर्णकाल सत्र होगा। ठीक है। अंतिम पूर्णकाल सत्र होगा। तो ये ध्यान पर रखना है। अभी पूछा जा सकता है कौन सा लोकसभा चल रहा है, तो ये 17वीं लोकसभा है। ठीक है। इसमें कुल 15 बैठक होने वाले हैं। तूफान के बारे में अभी आया हुआ था साइक्लोन, वो क्या है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में मिचोंग तूफान आया हुआ है। ठीक है। तो ये ध्यान पर रखना, मिचोंग तूफान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। ठीक है।
नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में आज 18वें इंटरनेशनल त्रिपीटक समारोह की शुरुआत हुई। तो ये ध्यान रखना, त्रिपीटक बुद्धिज्म से रिलेटेड है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में, ठीक है, 18वें इंटरनेशनल त्रिपीटक समारोह का, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है, ठीक है। इस समारोह में जापान, चीन, थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका समेत 13 देशों के बौद्ध धर्म गुरु और श्रद्धालु भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं ये त्रिपीटक के बारे में, ठीक है। त्रिपीटक जो है वो क्या है? त्रिपीटिका इज ए कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द बुद्धिस्ट कैनन। बुद्धिस्ट कैनन का जो 3 मेन टेक्स्ट कैटेगरी है, उसके सारे तीनों कलेक्शन को हम त्रिपीटिका बोलते हैं। वो 3 कौन कौन सा कैनन है? सूत्र पीठिका, विनय पीठिका, अभिधम पीठिका, ठीक है। तो इस तीनों में से सूत्र पीठिका जो है उसको सूत्र पीठिका भी बोलते हैं, सुतांता पीठिका भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। ये नाम से पता होता है, डिस्कोर्स मतलब जो भी बात होता है, कोई भी वचन होगा वो, ठीक है। ये जो है तीनों में से ये सेकेंड और थर्ड डिवीजन ऑफ त्रिपीटिका, ये सेकेंड नंबर का बुक है, ठीक है। ये जो स्क्रिप्चर्स जो है वो थारावेदा बुद्धिज्म का है। थारावेदा जो है वो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो था, जो बुद्धा ने डेवलप किया था, उसको बोलते हैं थारावेदा बुद्धिज्म, ठीक है। तो उसका ये जो है सारा कलेक्शन इसमें है, बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। ये है क्या? अदर टू जो है वो विनय पीठिका और ये अभिधम पीठिका। सूत्र पीठिका कंटेंस मोर देन 10,000 सुताज, मतलब टीचिंग्स है एट्रीब्यूट टू बुद्धा और हिज क्लोज्ड कंपेनियन। बुद्धा का जो टीचिंग था और उनके जो क्लोज्ड कंपेनियन थे, ठीक है, उनके जितने टीचिंग होंगे वो उन सारे टीचिंग्स का कलेक्शन जो है वो सूत पीठिका में है। सूत पीठिका का इंग्लिश मीनिंग होता है बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। डिस्कोर्स मतलब टीचिंग्स, ठीक है। जो पहला नंबर पे आता है उसका नाम है विनय पीठिका, ठीक है। ये इसका नाम होता है बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। कहीं पे एडमिशन लेंगे तो डिसिप्लिन जरूरी है। तो यहाँ पे जो है संघ चलता था, तो संघ के लिए जो है प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर इज द मोनेस्टिक रूल ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क एंड नन्स ऑफ द संघा। इसके लिए जो ये रूल जो फॉलो करेंगे यहाँ पर रहने के लिए, इनके लिए विनय पीठिका था। ये विनय पीठिका क्या है? बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। ये भी जो है थारावेदा, क्योंकि बुद्धिज्म के टाइम में ही था, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा विनय पीठिका किससे, मतलब कौन से फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से है? महायान से है, ठीक है, या वज्रायन से है, या थारावेदा से है। तो आप इसका आंसर यहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हैं। जो पहला वाला था सूत पीठिका वो भी उसी से है। अब नेक्स्ट है अभिधम पीठिका, ठीक है। इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्रिन। अब ये जो बाद में महाबोधि वगैरह सब होने लगे, जिसको हम बोलते हैं लेटर बुद्धा सब, वो उन्होंने ये हायर डॉक्ट्रिन इस पे बनाया। ये लास्ट है, थर्ड ऑफ द 3 डिवीजन ऑफ पीठिका, ठीक है। ये भी जो कलेक्शन है वो थारावेदा का बुद्धिज्म का है। अभिधम पीठिका इज अ डिटेल्ड स्कोलेस्टिक एनालिसिस एंड समरी ऑफ बुद्धाज टीचिंग इन सुताज। सुताज में जो बुद्धाज ने अपना टीचिंग दिया हुआ था उसका वो एक्सप्लेनेशन है अभिधम पीठिका। इसको बोलते हैं हम बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, ठीक है। तो आज ये आपका लास्ट था, ये 2 दिसंबर 2023 का है। अब नेक्स्ट में हम आगे के न्यूज़ के देखेंगे हम।